जी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्ज कर लें मेरे पास एक ये बीकर है। ठीक है, और इस बीकर में के अंदर यहाँ पे एक सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को मैंने ऊपर से बंद किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर से ये कंटेनर जो है, ये वेसल जो है, मैंने ऊपर से क्लोज की हुई है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट दो चीज़ें मौजूद हैं। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन कह रहे हैं तो इसमें लाजमी बात है सोल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा डार्क शो कर देता हूँ कि ये सोल्यूट का पार्टिकल है, ये वाला। ठीक है, जब इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट वेपोराइज होगा। ठीक है, इसके वेपर्स बनेंगे। ये देखिए, इसके वेपर्स बनेंगे। ये सारे पार्टिकल जो हैं सॉल्वेंट के, ये हवा में जा रहे हैं ऊपर इस कंटेनर की स्पेस के अंदर, और ये वापस जब सारे मॉलिक्यूल जो कुछ मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएंगे, वेपर्स बनेंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स जो वेपर में हैं वो वापस सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि वो ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर कंटेनर क्लोज है, तो वापस वो सरफेस की साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन्स करेंगे, जिस वजह से वो इस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे इस सरफेस पर, उतने ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, और सोल्यूट एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यानी ऐसा सोल्यूट जो वेपराइज नहीं हो पा रहा, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अब ये जब सरफेस पे आ गया है, तो ये सरफेस पर ना ही खुद वेपर बनेगा और ना ही दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वेपराइज होने के लिए रास्ता देगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लैक हुआ हुआ है, यानी सोल्यूट का पार्टिकल जहाँ पे है, तो इसका मतलब है इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रास्ता नहीं मिल रहा ऊपर वेपराइज होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूट पार्टिकल्स जब सरफेस पे आ जाते हैं तो वो इस वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं। जब मॉलिक्यूल्स वेपराइज ही नहीं होंगे, गैसीय स्टेट में ही नहीं जाएंगे, ठीक है, कम जाएंगे, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि वेपर प्रेशर का कम होना इस बात पे डिपेंड करता है कि सरफेस पर सोल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, देखिए अगर फर्ज करें ये भी सोल्यूट पार्टिकल है, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो मज़ीद डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर का कम होना, ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये डिपेंड करती है कि सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूरिया। यूरिया एक सोल्यूट, हम एज अ सोल्यूट इसको ले लें, यूरिया को ले लें, या आप ग्लूकोज की बात कर लें। ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और यूरिया दोनों आपके पास कौन से सोल्यूट्स हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स हैं, जिनकी वेपोराइजेशन नहीं होती। ठीक है, यानी आप अगर यूरिया के दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, यूरिया के दो पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, और ये देखिए ग्लूकोज के दो पार्टिकल्स हमने ले लिए, ये, ठीक है, ग्लूकोज और यूरिया दोनों के दो दो पार्टिकल्स हमने ले लिए, और इन दो पार्टिकल्स की यही हमने फिनोमेना पढ़ा है। ठीक है, ये चाहे यूरिया के वो पार्टिकल्स हों, ये वाले, ठीक है, ये पार्टिकल्स चाहे यूरिया के हों या चाहे ग्लूकोज के हों, फिनोमेना एक ही दिखाएंगे। वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा जितना कि यूरिया में डिक्रीज हुआ है। दोनों के अंदर वेपर प्रेशर जितना कम होगा, सेम होगा वो।
ठीक है, वेपर प्रेशर दोनों के अंदर सेम रहेगा, सेम कम होगा, जितना इसमें यूरिया में कम होगा उतना ही ग्लूकोज के अंदर भी, ग्लूकोज के डालने से भी कम होगा। तो वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर का कम होना वो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। दो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो यूरिया के पार्टिकल्स हैं या वो पार्टिकल्स ग्लूकोज के हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस बात पे कर रहा है कि वो हैं कितने। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो चाहे वो यूरिया के हों चाहे वो ग्लूकोज के हों, वो नेचर एक ही दिखाएंगे, यानी वो प्रॉपर्टी एक ही दिखाएंगे, उनका दोनों के अंदर वेपर प्रेशर सेम कम होगा। इसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चार की चार प्रॉपर्टीज़, ये चारों प्रॉपर्टीज़ इसी तरह की हैं कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं कि वो कितने नंबर हैं पार्टिकल्स के। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। जी, इस फिनोमेना दिखाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन को शो करवाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और वो कौन कौन सी हैं। पहली बात कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कम से कम हो। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, यानी सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, यानी उसके जो है वो वेपोराइज ना हो। ठीक है, अगर वो भी वेपोराइज हो जाएगा फिर तो वो बात ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, वो तो फिर सोल्यूट की नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना वेपोराइजेशन दिखा सकता है। इसलिए सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल हो, और सोल्यूट की नेचर ये भी हो कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ना बर्कपाशी, जिसमें यानी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन जिसने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है वो ये तीन प्रॉपर्टीज़ शो करे। ठीक है, अपनी उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये वाली तीन कंडीशंस फुलफिल कर रहा होगा, तभी वो सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ शो करवाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है वन बाय वन हमने। बस इसमें आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी गई है कि याद रखिएगा बुखारात का दबाव का गिरना, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ना कि सिर्फ आप ये कहेंगे जी वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना या फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना,
या वेपर प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर का कम हो जाना, ये हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिर्फ वेपर प्रेशर या सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। अक्सर बच्चे इसी जगह पे मिस्टेक कर देते हैं। मैंने लास्ट लास्ट सेमेस्टर में मैंने बीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर को भी पढ़ाया था, उसमें भी ये कोर्स था उनका, और मैंने एमसीक्यूज दिया था यही वाला। मैंने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और मैंने ऑप्शंस दिए थे यही, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, नन ऑफ दीज, तो एंड ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ने ऑल ऑफ दीज पे लगा दिया था। उनको मैंने बताया भी था कि वेपर प्रेशर का कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर का कम होना, ठीक है। इस चीज़ को मैंने अभी आपको समझा दिया है कि वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है। ठीक है, सरफेस पर लिक्विड सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं, सॉल्वेंट को वेपोराइज होने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, सॉल्वेंट को वेपोराइज होने के लिए रास्ता नहीं मिलता, तो जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो वेपोराइज नहीं होंगे, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है रोल्स लॉ की, वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। जैसे अब रोल्स लॉ की एक स्टेटमेंट ये भी थी, डेल पी ओवर पी नॉट, relative lowering of vapor pressure। ठीक है, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। ये रोल्स लॉ की स्टेटमेंट है। रोल्स लॉ का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं यहीं से। डेल पी जिसमें क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर का कम होना, इसको हम लिखते हैं डेल पी के साथ, डेल्टा पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो गया है ना, जब उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जितना कम होगा उसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जब सोल्यूट ना नहीं होता, ठीक है, जब सोल्यूट ना ही नहीं होगा तो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर भी तो होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, सिर्फ सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसको हम पी नॉट से जाहिर करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। ठीक है, सम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मोल्स। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी हो x2 यानी सोल्यूट की, तो उसकी वैल्यू होती है n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करवाते हैं इन दोनों के सम से, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल्स के सम से, तो आपके पास आती है आंसर, उसे हम आंसर को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो x2 की जगह हम n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन 1 में x2 की वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को, तो आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी, डेल पी ओवर पी नॉट n2 n1 प्लस n2। ठीक है, अच्छा, अब n1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो n1 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट के मोल्स को, तो इसलिए हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की बात हो रही है ना N1, तो इसलिए हम इसको मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल W1, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल M1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। N2 ये सोल्यूट के लिए है, तो इसी तरह सोल्यूट के मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। तो इसके मास ऑफ सोल्यूट को हम W2 के साथ और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को M2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू N1 और N2 की ये जो वैल्यू आई है W1 ओवर M1, N2 की वैल्यू है W2 ओवर M2, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ये N2 की जगह पे हमने पुट किया W2 ओवर M2 और N1 की जगह पे W1 ओवर M1, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे? हमने शुरू में ये बात कही थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ज़रूरी है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। इसका मतलब कि सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम होगी। डाइल्यूट है ना, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब है सोल्यूट बहुत कम होगा। जब सोल्यूट कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ W2 ओवर M2, ये वाला इक्वेशन 4 में ये जो W2 ओवर M2 डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको आप नियरली इक्वल टू 0 कह सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। तो हम कह सकते हैं N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, तो जो वैल्यू डिवाइड में है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे, तो आपके पास पीछे ये वाली वैल्यू बच जाएगी W2 डिवाइड बाई M2 ओवर W1 ओवर M1, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। जो डिवाइड के डिवाइड में होगा उसको हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ठीक है। डिवाइड के डिवाइड में था M1, ठीक है, M2 के नीचे था ना, तो ये आ गया डिवाइड के डिवाइड में ऊपर, ठीक है। और इस तरह हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया। डेल पी ओवर पी नॉट आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इस इक्वेशन नंबर 5 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। हम सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी सोल्यूट का जब आप मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस मोलर मास से आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो सोल्यूट है कौन सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हैं और आपसे थोड़ा सा सोल्यूट जो है वो गिर जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, और आप उसकी ये वाली चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिरा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, और आप मालूम करना चाहते हैं कि आपसे जो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में गिरा है वो कौन सा सोल्यूट है, तो आप उसका मोलर मास M2 मालूम कर लें। तो जैसे ही आप सोल्यूट का मोलर मास मालूम करेंगे, आप उसको इंटरनेट पे सर्च करें कि ये इतना मोलर मास किस सोल्यूट का होता है, तो आपके सामने मोलर मास उस वो सोल्यूट सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का 180 मोलर मास है, 180 ग्राम पर मोल, तो इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि अगर 180 आंसर आता है तो इसका मतलब वो सोल्यूट आपका ग्लूकोज का है, ठीक। अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि वेपर प्रेशर का कम होना ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जी, इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्यूशंस तैयार करते हैं, 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। 3 अलग-अलग बीकर लेते हैं और इन बीकर्स के अंदर
हम वाटर की अमाउंट लेते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम वाटर लेकर हम उनके अंदर यूरिया ऐड करते हैं 6 ग्राम, 18 ग्राम ग्लूकोज एक के अंदर, और थर्ड बीकर के अंदर हम 34.2 ग्राम सुक्रोज ऐड करते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम वाटर लिया तीनों बीकर के अंदर, और उनके अंदर ये तीनों यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज इन अमाउंट्स के साथ हमने ऐड कर दिए। 3 सॉल्यूशंस आपके सामने तैयार हो गए, ठीक है। 3 सॉल्यूशंस आपके सामने तैयार हो गए हैं। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा इन तीनों का, इन सॉल्यूशंस का, वो कितना कम हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज ये तीनों आपके पास जो सोल्यूशन सोल्यूट्स हैं, ये तीनों नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स हैं, ठीक है। यानी कि ये इनके वेपर्स नहीं बनते और ना ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो अगर आप इन क्वांटिटीज़ को देखते हैं कि ये जो 18 ग्राम ग्लूकोज लिया है, 34.2 ग्राम सुक्रोज लिया है और 6 ग्राम ग्लूको यूरिया लिया है, तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे अमाउंट तो डिफरेंट है, 6 ग्राम है, 18 ग्राम है, 34.2 ग्राम है, अमाउंट्स डिफरेंट है। तो इन डिफरेंट अमाउंट की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो ये तो अमाउंट डिफरेंट है, तो 34.2 ग्राम ग्लूकोज के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर थोड़े से कम हो जाएंगे, और 6 ग्राम यूरिया के अंदर मज़ीद कम हो जाएंगे पार्टिकल्स। नहीं, ऐसा नहीं है। 6 ग्राम यूरिया, इसका मतलब है इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, इसमें 0.1 मोलल ये सॉल्यूशन है, इसमें 1/10 पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यानी आपको एग्जैक्ट बता देते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 पार्टिकल्स हैं यूरिया के पहले सॉल्यूशन के अंदर। जो दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज वाला, उसमें भी 18 ग्राम लिया था ना, वो 18 ग्राम का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। यानी उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने के यूरिया के थे, और सुक्रोज के भी उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने यूरिया और ग्लूकोज के थे। मैस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सुक्रोज का मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, मोलर मैस ज़्यादा होता है। इस वजह से यूरिया के मुकाबले सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों ज़्यादा मैस रखते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो सॉल्यूशंस हमने तैयार किए हैं, ये सारे सॉल्यूशन 0.1 मोलल हैं, यानी सब के अंदर every solution has 6.02 multiply 10 power 22 particles of solute। और आपको ये अगर ये पता चल गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद अगर तीनों सॉल्यूशंस के अंदर सेम है, तो इसका मतलब है कि ये इन तीनों को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम शो करना चाहिए। यानी डेल पी की जो वैल्यू है वो तीनों के अंदर सेम आएगी। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, तो आप चेक करेंगे तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि वेपर प्रेशर तीनों का सेम वैल्यू के साथ डिक्रीज हुआ है। डेल्टा पी की वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी। सो हम ये बात यहाँ एक्सपेरिमेंटली जब आप इस चीज़ को करेंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि वेपर प्रेशर का कम होना ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। In other words, lowering of vapor pressure is independent of the nature of solute। कि वेपर प्रेशर का कम होना नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, वेदर इट इज यूरिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सुक्रोज, इट डज नॉट डिपेंड। इट डिपेंड्स ओनली, और ना ही उनके मैस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। मैसेज डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबके सेम है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना ही उनकी मैस पे, ना ही उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी चीज़ को उर्दू में भी समझाया गया है आपके लिए।
बाद नेक्स्ट ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, इस चीज को भी बिल्कुल आप इसी चीज से समझ सकते हैं। ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल आपके पास है, ठीक है, ऊपर से कंटेनर आपके पास ये क्लोज है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, और सॉल्यूशन की उसी तरह से ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो ये वेपराइज बनेंगे, वेपर्स बनेंगे इनके, ठीक है, और वेपर्स बन के फिर जब ऊपर से ये वापस नीचे आएंगे तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल जब हवा में जाएंगे वेपर्स बनकर, और वेपर्स क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते, क्लोज है वेसल, तो ये वापस इस सरफेस के साथ टकराएंगे, तो इस वजह से ये इस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर। अब आपको ये पता है बॉइलिंग पॉइंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, टेम्परेचर पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वो टेम्परेचर पॉइंट जिस पर वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस हवाले से अगर हम वेपर प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर के जल्दी इक्वल होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर आपका जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लें कि आप उसको ओपोजिट समझते हैं। देखिए अगर आप इस वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं, वेपर प्रेशर को कम कर देंगे तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पानी के सॉरी सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जैसे ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर ये पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है, तो ये वेपर नहीं बनेगा। जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले वाटर ने अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना था, तो आपने अगर इसके अंदर 6 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया है, ठीक है, 6 ग्राम यूरिया ऐड करने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, बल्कि वो अब बढ़ जाएगा, 100 से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाना, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इस चीज़ को हम अब्यूलियोस्कोपी कहा जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट नुक्ता जोश, सो अब्यूलियोस्कोपी इज द नुक्ता जोश की पैमाइश, नुक्ता जोश की पैमाइश करना एब्यूलियोस्कोपी कहलाता है। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपने इसको ड्रॉ करना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एब्यूलियोस्कोपी का। तो इसमें ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये वैल्यूज हैं, ये पहले हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका लाजमी बात है सॉल्वेंट है तो वो उसके वेपर्स भी बनेंगे, उसका ख़ास एक वेपर प्रेशर की वैल्यू भी होगी, ठीक है, उसकी अगर हमने इस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर्स बढ़ते जाते हैं, और वेपर प्रेशर
बढ़ता जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बनेगा। ठीक है, तो आप प्योर सॉल्वेंट को हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, करते 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 एक पॉइंट आ जाएगा, टेम्परेचर पॉइंट, जिस पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन जाता है 760 टॉर। 760 टॉर। हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कितना है? 760 टॉर। हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, वो कितना है? 760 टॉर। तो इस प्योर सॉल्वेंट का, जिसके ऊपर हमने कोई ढक्कन नहीं रखा हुआ, ये जैसे यहाँ पे मैंने ये तो आपको क्लोज करके समझाया ना कि इसके ऊपर हमने क्लोज किया हुआ है वेसल को। अब फर्ज कर लें ये वेसल ओपन है, ऐसे ओपन वेसल है, ठीक है, और इसके वेपर्स बन रहे हैं। तो इस ओपन वेसल के जो वेपर्स हैं वो प्रेशर फेस कर रहे हैं एयर का, ऊपर से एयर प्रेशर है, और एयर प्रेशर कितना है? 760 टॉर। 760 टॉर। तो इस वेपर प्रेशर की वैल्यू जब तक 760 टॉर के बराबर नहीं होती, ठीक है, ये जो वेपर्स बनेंगे, इन वेपर्स का जो प्रेशर है, जब तक वो 760 टॉर तक नहीं पहुंचता, तब तक इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। बॉइलिंग पॉइंट यही है ना कि जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के बराबर जब वेपर प्रेशर हो जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो देखिए इस डायग्राम में कि हमने प्योर सॉल्वेंट को हीट किया और एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर वो उसके वेपर्स का प्रेशर भी 760 टॉर हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसका मतलब यही टेम्परेचर इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम इसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप सोल्यूट ऐड करेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया कि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल था, उसके तो वेपर्स बनेंगे, लेकिन मैंने अगर सोल्यूट ऐड कर दिया, तो फॉर एग्जांपल ये सोल्यूट का पार्टिकल है, ये तो वोलेटाइल नहीं है, ये तो हवा में नहीं जाएगा, और ना ही जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको रास्ता देगा हवा में जाने के लिए। तो जब ये वेपर नहीं बनेंगे, वेपर कम बनेंगे सोल्यूट के ऐड करने से, तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर कम होगा। तो जो 760 टॉर प्रेशर बनेगा वो देर से बनेगा, हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा हवा में जा सके, तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। देखिए ये हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया इस टेम्परेचर पे, ठीक है, हमने एक अमाउंट ली है, इसका वेपर प्रेशर है। अब इसको हमने हीट करना शुरू किया, जैसे हीट करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप उस टेम्परेचर पे पहुंच गए जिस पर आपका जो सॉल्वेंट था वो बॉयल हो गया था। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल गया था। क्या ये इस जगह पे, इस टेम्परेचर पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर बना हुआ है, क्या वो 760 है? नहीं, वो तो लेस देन 760 है। इसका मतलब है अभी हमें मजीद वेपर्स बनाने पड़ेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये बात ज़रूरी है कि वेपर प्रेशर 760 टॉर के बराबर हो जाए, यानी एयर प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अभी तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं है, इसके लिए आपको मज़ीद हीट करना पड़ेगा, मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, हम मज़ीद इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और ये हमें एक टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाती है जिस पर हमें इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 760 टॉर
मिल जाता है। यानी अब सॉल्यूशन भी बॉयल होने लग गया है। नो डाउट कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। देखिए हमें हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर देकर सॉल्यूशन को बॉयल करना पड़ा है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमें वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट था उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हमें 760 नहीं मिला था। तो जब तक वेपर प्रेशर 760 टॉर यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हो सकता। इसलिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ा सॉल्यूशन को, और हमें पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है। और कितनी वैल्यू के साथ बढ़ा है जी? टी नॉट, आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का है, यानी कम वैल्यू है। और ये टी जिस पे आपका सॉल्यूशन बॉयल हुआ है वो ग्रेटर वैल्यू है, हायर टेम्परेचर वैल्यू। तो आप हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज कितना आया है। ठीक है, टेम्परेचर की कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज आया है। डेल्टा टी बी, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और बी बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें पता चलेगा टी माइनस टी नॉट के जरिए। यानी आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाए और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता हो, तो आप इस टी में से टी नॉट को जब माइनस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है। ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज़ को आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस आज हम यहीं पे एंड करते हैं इस चीज़ को। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, और वेपर प्रेशर के हवाले से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हवाले से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। ठीक है।